Jai Hind students, welcome back to the Defense Booster series for CDS and NDA examination that is very important for your current affairs. बिना आलतू फालतू की बातें किए हम आज के टॉपिक्स को शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर्स का जो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है दैट इज वेनेजुएला। और वेनेजुएला आज से नहीं है, वैसे तो 2018 से इंपॉर्टेंट चल रहा है एंड द बेसिक प्रॉब्लम बिहाइंड इट इज कि वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है एट प्रेजेंट, जो मादुरो सरकार है, जो वहां के प्रेसिडेंट है मादुरो, 2018 से ही एक बहुत बड़ा एंटी करप्शन माहौल अगर देखा जाए तो वेनेजुएला में बना हुआ है। 2018 की अगर हम स्पेशली बात करें, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो 2018 की स्पेशली मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये कंडीशन थी कि जो वेनेजुएला की अपनी करेंसी है वॉलीवर, उस वॉलीवर की कंडीशन ये थी दैट वॉलीवर वाज अराउंड, ये जो वॉलीवर नाम की करेंसी थी दैट वाज अराउंड दैट वन वॉलीवर ऑफ वेनेजुएला वाज अराउंड 10 लाख इंडियन रुपीज यानी INR, यानी भारत का 1 रुपया जो है वो वेनेजुएला की करेंसी की अगर आप बात करते हो तो उसके लिए तकरीबन 10 लाख रुपए के बराबर या 10 लाख बॉलीवर्स के बराबर है। तो आप समझ सकते हो दैट हाउ द करेंसी वाज डिग्रेडेड एंड द ओनली वन रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण जो हमें दिखाई देता है एंड दैट वाज द करप्शन। तो मादुरो गवर्नमेंट जो वेनेजुएला में इतने साल से अपने इंपैक्ट को जमाए बैठी हुई है, उसने करप्शन को इस हद तक बढ़ाया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है, यानी कि दक्षिण अमेरिकी देश। साउथ अमेरिका के ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है, जिसमें अगर आप कंट्रीज को मैप में जाकर देखते हैं तो यू विल सी कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, इसके साथ साथ कैरेबियन नेशंस इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, जैसे जमैका हो गया, जैसे बारबाडोस हो गया, राइट, जैसे क्यूबा हो गया, ये जैसे पुर्तरिको हो गया, ये सारे के सारे कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो इनकी कंडीशन ऐसी है कि यहां पर माफियाज बहुत ही ज्यादा, या कि फिर आप बात कर सकते हो कि जो ड्रग सप्लायर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एज की पॉलिटिक्स में और इन कंट्रीज के इकोनॉमीज में पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, रच बस चुके हैं, दे हैव इन्वॉल्व डीपली इन दैट, जिसकी वजह से जो पूरी गवर्नमेंट है या कोई भी राजनेता जो है वो क्या बना हुआ है, एक तरीके से इन्हीं के हाथों की कठपुतली है। और वेनेजुएला की स्थिति उसी स्थिति में आकर के खड़ी हो गई है। तो बेसिकली जो ड्रग सप्लाई है वो इन देशों में बहुत ज्यादा है, करप्शन जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फैला हुआ है, माफियाइज्म जिसे हम कह सकते हैं कि खून खराबा, गुंडागर्दी, वो बहुत ज्यादा है। इवन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बताता हूं कि कैरेबियन नेशंस की हालत इतनी खराब है, जो कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में छोटे छोटे से आइलैंड कंट्रीज हैं, कि लाइक जैसे अगर हम बात करें जमैका की, तो जमैका तो अपने यहाँ पर जो पब्लिक इलेक्शंस यानी जनरल इलेक्शंस, आम चुनाव कराता है, तो उस समय पर सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए जमैका के पास फोर्सेस नहीं है, और फोर्सेस है भी तो उनके पास इतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो वहां के माफिया से लड़ सकें। इसीलिए इंडिया उन्हें हर एक इलेक्शन में अपनी सेंट्रल रिजर्व फोर्स, यानी कि जो CRF या CRP के नाम से जाने जाने वाली हमारी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की कुछ यूनिट्स को इंडिया उन्हें अपनी तरफ से मदद के लिए भेजता है, तब जाकर के वहां इलेक्शंस हो पाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि स्थिति क्या होगी। अब करंट अफेयर्स में क्यों है ये टॉपिक, अभी तो हमने जाना कि क्या चल रहा है। बेसिकली जो मादुरो गवर्नमेंट है, जो वहां की सर्वे सर्वा बनी बैठी हुई है इस समय पर, उस मादुरो सरकार के लिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अपनी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है, प्रस्तुत किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मादुरो गवर्नमेंट ऑफ वेनेजुएला जो है दैट हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज द फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसे एक विदेशी आतंकवादी संगठन करार दिया जाए। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अब समझो किसी देश की सरकार को ऐसा कोई टैग दिया जाना मतलब अपने आप में बड़ी चीज है। इसके पहले जो ईरानियन फोर्सेस थी, जो ईरानियन रिपब्लिकन फोर्सेस थी, उनके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बात की थी, लेकिन अब वेनेजुएला के लिए बात की है। और इसे को डिक्लेयर करने के प्रस्ताव को देते उन्होंने क्या कहा है कि वेनेजुएला के सभी जो गेटवेज हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, ओशियन ट्रेड के, यानी समुद्री व्यापार के, उसमें तेल टैंकर यानी ऑयल टैंकर जो होते हैं उनको पूरी तरीके से सीज कर दिया जाए, यानी ना तो वेनेजुएला से कोई ऑयल टैंकर बाहर जा पाए और ना ही अंदर आ पाए। ऑयल टैंकर यानी कि फ्यूल ऑयल, ईंधन तेल, उससे रिलेटेड। टैंकर का मतलब ट्रक से नहीं है, टैंकर का मतलब शिप से है, बड़े बड़े जहाज जो तेल टैंकर के नाम से जाने जाते हैं, जो तेल को एक जगह से दूसरी जगह लाते ले जाते हैं। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, यानी ना तो वेनेजुएला के अंदर किसी तरीके का तेल टैंकर आए और ना उसके बाहर कोई ऑयल टैंकर निकले। मतलब ये हो गया सीधा सीधा सा कि वेनेजुएला जो यूएस नेवी है, उस यूएस नेवी के कई सारे शिप्स जो हैं वो वेनेजुएला के जो ओशन बॉर्डर्स हैं उन पर निगरानी रखेंगे,
और इस निगरानी के दौरान वो ये तय करेंगे कि कोई भी ऑयल टैंकर वेनेजुएला में ना जा पाए और ना ही अंदर आ पाए। इसका बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ सकता है इवन ऑन द इकोनॉमी ऑफ द साउथ अमेरिकन नेशंस, स्पेशली ऑन द वेनेजुएला। लेकिन ये उसके किसी भी प्रकार के दुरुपयोग और तेल की कीमतों से संबंधित, क्योंकि उनको स्थायी रखना भी अमेरिका की जिम्मेदारी है, तो अमेरिका अपने आप को विश्व के सबसे शक्तिशाली देश होने के नाते इन चीजों में इंटरफेयर करना वो अपनी ड्यूटी समझता है, और यही वो कर रहा है एक तरीके से, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने की बात की गई है। और सैंक्शनड ऑल द ऑयल टैंकर्स, क्या जो सभी ऑयल टैंकर्स हैं उनको सैंक्शन करने की बात की गई है, राइट। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वेनेजुएला का जो स्टेटस है, दैट द यूएस हैज नॉट डेजिग्नेटेड वेनेजुएला एज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। हालांकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर यह आरोप नहीं लगाया कि वो क्या है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, यानी कि राज्य द्वारा पोषित आतंकवाद नहीं कहा, वो उसकी सरकार पर यह आरोप नहीं लगाते, बस वो उसे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, राइट। तो दुनिया के सामने उसका एक मैप बने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं भैया। आज का जो अगला टॉपिक हमारे सामने आता है आफ्टर द वेनेजुएला, एंड दैट इज इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 335, यानी कि INAS 335। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं। भारत में तैनात किसी भी नौसैनिक हवाई स्क्वाड्रन, यानी कि इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन्स में ये सबसे बड़ी स्क्वाड्रन है, जिसका नाम है INAS 335। ये सबसे ज्यादा कामोव 28 हेलीकॉप्टर्स के लिए जानी जाती है, और हालिया तौर पर इसमें जो नए हेलीकॉप्टर्स जोड़े जा रहे हैं वो है MH-60R। नौसेना ने इनकी तैनाती की है। अब कहां तैनाती की है, तो तैनाती की है नौसेना के एक विशेष बंदरगाह जिसका नाम है INS हंसा। अब INS हंसा क्या है? INS हंसा नौसेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इट इज द लार्जेस्ट, आप बोल सकते हो, एयरपोर्ट ऑफ द नेवी इन इंडिया, यानी कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्या है? INS हंसा। ये कहां पर स्टैब्लिश है? इट इज स्टैब्लिश इन गोवा। ये गोवा में स्टैब्लिश है। अभी इसमें कमोव 28 हेलीकॉप्टर्स तैनात थे, कमोव 28 हेलीकॉप्टर्स तैनात थे, और हाली तौर पर इसमें MH-60R हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है। कमोव 28 हेलीकॉप्टर्स और MH-60R हेलीकॉप्टर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब MH-60R हेलीकॉप्टर्स की मैं बात करता हूं तो हालिया तौर पर हुए ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के अगेंस्ट किया गया था, उसमें MH-60R हेलीकॉप्टर्स ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और कमोव 28 हेलीकॉप्टर्स जो है वो हमने रशिया से इंपोर्ट किए हैं। ये रशियन टेक्नोलॉजी है। इनकी विशेषता ये है कि हेलीकॉप्टर्स एक के ऊपर एक डबल, आप बोल सकते हो, कोएक्सियल रोटर्स होते हैं इनके पास, मतलब एक के ऊपर एक दो पंखे होते हैं, जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हो, पंखे के ऊपर पंखा। इससे फायदा क्या होता है? थ्रस्ट जनरेट करने में ज्यादा मदद मिलती है, और इसमें पीछे का जो टेल होती है हेलीकॉप्टर की, उस पर एक फैन लगाने की जरूरत नहीं होती। आपने नॉर्मली देखा होगा कि हेलीकॉप्टर्स के पीछे टेल में भी एक फैन लगा होता है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा क्यों किया जाता है? इससे क्या विशेषता होती है? असल में एक नेवल स्क्वाड्रन है, आप समझ सकते हो। नेवल स्क्वाड्रन होने की वजह से क्या होता है, हेलीकॉप्टर जब शिप के डेक पर लैंड करता है, जो शिप का पीछे रियर डेक होता है, एलो डेक होता है, उस पर जब लैंड करता है, उस पर टेक ऑफ करता है, तो टेल फैन या टेल होने से ज्यादा लंबी दिक्कत होती है, क्योंकि शिप में इतना स्पेस नहीं होता जितना आपको बेसिकली हेलीपैड पर मिल जाता है। तो इस वजह से अगर इसमें पीछे टेल फैन ना लगाया जाए तो ये हेलीकॉप्टर्स का साइज बहुत कम हो जाता है, कम एरिया घेरते हैं, जिसकी वजह से इनका एक एजम्पशन ऑफ एरिया बहुत एक्यूरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आसानी से लैंड कर सकते हैं और आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है? कारण क्योंकि INAS 335 स्क्वाड्रन जो है उसको एक बहुत कॉमन नाम दिया गया है इंडिया में। इंडियन नेवी इसे ऑस्प्रेस के नाम से जानती है। ऑस्प्रेस क्या होती है? ऑस्प्रेस एक पक्षी का नाम है, एक शिकारी पक्षी होता है। इट इज अ हंटिंग बर्ड। ये हंटिंग बर्ड क्या होता है? शिकारी पक्षी मछलियों का शिकार करता है पानी में से। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर होना, देन अगर आप देखें तो अटैकिंग एंड रेस्क्यू, यानी हमला करना और बचाव कार्य करना, दोनों में ये सक्षम होगा। सर्विलेंस करना, समुद्री क्षेत्र की निगरानी करने में ये कैपेबल होगा। तो इस वजह से इसको नाम ऑस्प्रेस दिया जाता है। यानी INAS 335 जो स्क्वाड्रन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर, जिसे ये हेलीकॉप्टर नए मिले हैं हालिया तौर पर, और पहले से कमोव 28 हेलीकॉप्टर्स इनके पास हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी नेवल एयर स्क्वाड्रन है, यानी कि नौसैनिक वायु स्क्वाड्रन है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। उसे क्या नाम दिया जाता है? ऑस्प्रेस। इसे कॉमनली ऑस्प्रेस के नाम से जाना जाता है, जो एक हंटिंग बर्ड यानी शिकारी पक्षी के नाम पर रखा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसे कहां तैनात किया गया? INS हंसा। ये क्या है? नौसैनिक बंदरगाह, जहां जो सबसे बड़ा नौसैनिक हवाई अड्डा है, दैट इज द लार्जेस्ट नेवल एयरपोर्ट, आप ऐसा बोल सकते हो, या नौसेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भारत में, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये भी आपका डिफेंस से आता है, एंड डेजर्ट
दैट इज डेजर्ट साइक्लोन। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो नेवी और आर्मी की है, यानी नौसेना और थल सेना की एक्सरसाइज है। इसे पानी में और जमीनी स्तर पर किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि किस देश के साथ किया जा रहा है। ये तो तय है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो इंडिया में ही या इंडियन फोर्सेस ही कर रही होंगी। तो ये इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई के साथ की जाने वाली एक्सरसाइज है। किसके साथ? इंडिया और यूएई के साथ की जाने वाली एक्सरसाइज है। ये इसका दूसरा वर्जन है, इसलिए इसका नाम रखा गया डेजर्ट साइक्लोन 2। अभी ये 18 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज की जानी है। कहां पर? यूएई में ऑर्गेनाइज की जा रही है। कब से? 18 दिसंबर, यानी कि 18 दिसंबर से शुरू की गई है और 30 दिसंबर तक ये चलेगी। क्लियर? तो कुल मिलाकर के ये 13 डेज की एक एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन का। सो फर्स्ट एडिशन आया था, जो पहला संस्करण हुआ था वो जनवरी 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। कब किया गया था? जनवरी 2024 में से शुरू किया गया था। वो इसका पहला एडिशन था। अब इसका सेकंड एडिशन आया है, दूसरा संस्करण आया है, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट इन दैट टॉपिक, राइट? चलिए इसको याद रखिएगा। आज का जो लास्ट टॉपिक हमारे पास है, ये भी एक फैक्चुअल सा टॉपिक है, बट इसको याद रखना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री अवार्ड लिए बिना थक नहीं रहे साहब, मान नहीं रहे। ते धनाधन करंट अफेयर्स, हर साल में 2 से 5 करंट अफेयर बढ़ा देते, कहीं ना कहीं घूमने जाते रहते, कहीं ना कहीं से अवार्ड लेके आते रहते। चलो छोड़ो, जो भी हमें तो याद करना है। द ग्रेट ऑनर मेडल ऑफ इथियोपिया। क्या? द ग्रेट ऑनर मेडल ऑफ इथियोपिया। अफ्रीका में लाल सागर यानी रेड सी से कनेक्टेड एक देश है जिसका नाम है इथियोपिया। इथियोपिया नाम के इस देश ने मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान यानी हाईएस्ट ऑनर या सुप्रीम ऑनर दिया है। इससे भारत और अफ्रीका के मध्य रिश्ते और मजबूत होते हैं, क्योंकि इंडिया के जो टॉप मोस्ट लीडर है या इंडिया का वन ऑफ द सुप्रीम लीडर है, उसे अफ्रीका के एक इंपॉर्टेंट कंट्री, एक महत्वपूर्ण देश द्वारा वहां का हाईएस्ट अवार्ड दिया जाना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो that how the India is sharing a closely bounded relation with African nations. ये अवार्ड किसने दिया? इसे इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने दिया है। किसने दिया है? इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने नरेंद्र मोदी को ये ऑनर दिया है। मोदी जी हालिया तौर पर जॉर्डन की यात्रा पर रहे, तो जॉर्डन की यात्रा पर रहे तो वो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, उसे भी आप पढ़िए। लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रो अफ्रीकन होना इंडिया का, जो पिछले लगभग 5 से 6 साल में हमने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोदी जी का अफ्रीका के बहुत इंपॉर्टेंट विजिट्स पर जाना, और कुछ ऐसे देश जिनके बारे में कभी बात नहीं की गई थी। जैसे पहला जब उन्होंने दौरा अपना किया था सबसे पहले अफ्रीकन नेशंस में, वो रवांडा का था। साउथ अफ्रीका मोदी जी कई बार गए हैं, और अब इथियोपिया से उनको, और अभी हालिया तौर पर आपने देखा त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों में भी मोदी जी ने विजिट किया है, और वहां से भी वो ऑनर्स लेकर आए हैं। तो अगर हम देखें तो अफ्रीका के साथ हमारे इंडिया के जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, उनका एनहांसमेंट, ये दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस टॉपिक पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए हमारे द्वारा। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? चलिए, तो दीज आर द 4 टॉपिक्स ऑफ द टुडे क्लास। आई होप यू आर स्टडीइंग वेल, और इनके शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, जो मैं हर क्लास में कह रहा हूं भैया, बहुत जरूरी है। विदाउट शॉर्ट नोट्स आपका रिवीजन बहुत अधूरा रह जाएगा, और आपके सिलेक्शन में हमेशा याद रखना 20% वेटेज आपकी स्टडी का है, बट 80% रिवीजन का है। सो द वन हु इज डूइंग हिज रिवीजन वेल, ही विल गेट द मार्क्स, और ही विल सिक्योर द गुड स्कोर्स इन हिज एग्जामिनेशन। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।